नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होने वाला है। आपने बहुत सारी वीडियोस में ऐसे देखा होगा कि आपको क्या करना चाहिए डाइवोर्स प्रोसेस के द्वारा। आज हम इस बारे में चर्चा नहीं करेंगे कि डाइवोर्स किसने पहले फाइल किया। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों एक पत्नी को ही सब कुछ गवा बैठना पड़ता है, क्यों एक पत्नी ही सब कुछ खो देती है डाइवोर्स के टाइम पे। आपको डाइवोर्स की लड़ाई लड़ने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी और पैसे की जरूरत सुबह से लेकर शाम तक हर काम में पड़ती है। चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप नॉन वर्किंग है, पैसा तो चाहिए ही डाइवोर्स की लड़ाई लड़ने के लिए। सामने भी वकील होगा, आपको भी एक वकील को हायर करना होगा। आपको अपनी एल्यूमिनी के लिए बहुत ही गहरी लड़ाई लड़नी पड़ती है, एक ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है और वो ट्रॉमा एक पत्नी के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। तो ऐसा क्या करें कि जब भी आप डाइवोर्स की लड़ाई लड़े, भगवान ना करे आपको कभी डाइवोर्स प्रोसेस से गुजरना पड़े, भगवान ना करे आपको कभी इस सिचुएशन से गुजरना पड़े, तो आप अपने एसेट्स को कैसे सेव कर सकते हो। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हस्बैंड लोग स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए आपके नाम पे प्रॉपर्टी तो ले लेते हैं, लेकिन डाइवोर्स के टाइम पे वो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत उस प्रॉपर्टी को क्लेम करते हैं और वो केस जीत भी जाते हैं। तिरुपुरा हाई कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट को पास किया था, जो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। मिस्टर अरुण दास वर्सेस श्रीमती अपर्णा दास के बीच में एक केस चला था जिसमें मिस्टर अरुण दास जीत गए थे। उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रेजेंट किए थे और ये प्रूफ हो गया था कि वो जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर अरुण दास के पैसों से ली गई है। हमारा पॉइंट नंबर 1 है गोल्ड। बहुत सारी लेडीज कमेटी डालती हैं, एक एक पैसे को जमा करके वो अपने दुख के समय के लिए गोल्ड को बनाती हैं। अपने लिए भले ही कपड़े ना खरीदें, लेकिन अपने बच्चों के लिए वो आने वाले टाइम के लिए गोल्ड को तैयार करती हैं। लेकिन उनके पास कुछ एविडेंसेस की कमी होने की वजह से वो इस गोल्ड को क्लेम नहीं कर पाते। तो ऐसा क्या करना चाहिए आपको कि ये गोल्ड आपके नाम पर दिखे, ये गोल्ड आप डाइवोर्स के टाइम पे, उस सिचुएशन के टाइम पे आपके पास रहे। आपको करना क्या होगा, हमेशा जब भी आप कहीं से भी गोल्ड खरीदें, कहीं पर भी कमेटी डालें, टैक्स देने से नहीं घबराएं। टैक्स दीजिए, प्रॉपर उसकी इनवॉइस लीजिए और वो इनवॉइस आप अपने नाम से लेंगे। ये इनवॉइस ही आपको इस सिचुएशन पर ये बताएगा कि ये गोल्ड आपने खरीदा है, इस गोल्ड पे आपका हक है। पॉइंट नंबर 2, आप कोशिश करिए इस गोल्ड को आप अपने इंडिविजुअल लॉकर में रखें, ना कि ज्वाइंट लॉकर में रखें। प्लस इसके साथ इसकी इनवॉइस, जब आप इस सिचुएशन में आएंगे तो यह बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएगा कि यह गोल्ड आपने लिया था। पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर्टी। जब भी आपके हस्बैंड आपके नाम पर प्रॉपर्टी ले रहे हैं, होता क्या है कि जब भी आप सेलर को पेमेंट करते हैं तो आप अपने अकाउंट से करते हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके हस्बैंड आपने ही अकाउंट से उसकी पेमेंट करें और सिर्फ स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए प्रॉपर्टी आपके नाम पे ले। मैंने क्या कहा, हो सकता है कि आपके हस्बैंड अपने अकाउंट से उसकी पेमेंट कर रहे हो, लेकिन स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए वो प्रॉपर्टी आपके नाम पे ले रहे हो। तो आप कैसे करेंगे, आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कैसे करेंगे। कोशिश करिए आप जब भी सेलर को पेमेंट करें तो आप अपने अकाउंट से करें। स्टैंप ड्यूटी के पैसे तो आप अपने अकाउंट से दे ही रहे हैं, लेकिन जब आप सेलर को पेमेंट करेंगे तो आप कोशिश करिए अपने अकाउंट से दीजिए। लेकिन यहां पर एक फ्लॉस है। फ्लॉस क्या है, हस्बैंड आपके अकाउंट में पेमेंट को डालते हैं तो वो प्रूव कर सकते हैं कि ये जो पैसा था ये मैंने अपनी वाइफ को दिया था और मैंने ये प्रॉपर्टी लव एंड इफेक्शन में अपने नाम पे नहीं ली, अपनी वाइफ के नाम पे ले ली। तो आपको इस एंट्री को क्या करना चाहिए, आपको इस एंट्री को किसी थर्ड पार्टी से लेना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी से लेना चाहिए। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके भाई हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, हमारा पॉइंट नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि वाइफ के नाम पे एसेट्स खरीद लिए जाते हैं, गोल्ड खरीद लिया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद लिए जाते हैं,
घर खरीद लिया जाता है और ईएमआई कौन सर्व कर रहे होते हैं? ईएमआई सर्व कर रहे होते हैं हस्बैंड, या फिर ईएमआई उनके खुद के अकाउंट से जा रही होती है, वाइफ के खुद के सेविंग अकाउंट से ईएमआई जा रही होती है। अब आप इसको क्लेम कैसे करेंगे? अगर आपकी ईएमआई चल रही है, कार लोन की चल रही है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की चल रही है, तो कोशिश करिए अपने सेविंग अकाउंट में पहले उस ईएमआई को कैश पे जमा कराएं, ना कि एंट्री के थ्रू लें। अगर एंट्री के थ्रू भी आप ले रहे हैं तो कोशिश करिए आप कुछ पैसा कैश लेके ईएमआई को सर्व करें। और जब आप कैश जमा अपने अकाउंट में कराएंगे तो आज की डेट में बहुत ही रिफाइंड सिस्टम हो गया, उसमें लिखा आता है कि ये कैश इस अकाउंट में किसने जमा कराया। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट आ गया है आप लोगों के लिए, खास तौर पे वाइफ्स के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट आ गया है कि जब भी आप ईएमआई सर्व कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि कैश जमा करा के उस ईएमआई को सर्व करें, चाहे वो कोई भी एसेट है, चाहे वो कोई भी लोन है। अब पॉइंट नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हस्बैंड लोग अपने बिजनेस में अपनी वाइफ को पार्टनर बना लेते हैं, चाहे वो पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर है, चाहे वो पार्टनर एक्टिव पार्टनर है, पार्टनर तो पार्टनर ही होता है। अगर आपके हस्बैंड आपको अपने बिजनेस में पार्टनरशिप दे रहे हैं, चाहे वो 5% की है, फिर चाहे वो 40% की, चाहे वो 50% की, आपके पास पार्टनरशिप डीड होनी बहुत जरूरी है। प्लस जब आप उस बिजनेस की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो मैं ये गुजारिश करूंगा वाइफ से कि वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास जरूर रखें। आपको एक्टिव पार्टनर होना चाहिए, आपको अपने हस्बैंड के बिजनेस में रेगुलर विजिट देनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं कि आपके हस्बैंड ने आपको पार्टनरशिप तो दे दी लेकिन आपको स्लीपिंग पार्टनर बना दिया, नहीं। कोशिश करिए आप उस बिजनेस में हमेशा एक्टिव पार्टनर के तौर पे काम करें। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स एंड बाय। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।